गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द एस्पिरेंट्स चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है, दो कंपनीज के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, दो देशों के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं। आज इस क्लास में वी विल बी सीइंग एंड वी विल बी लुकिंग इनटू इट, इसके डिटेल्स को। ठीक है, रिसेंट टाइम्स में आपने कई बार न्यूज़ सुना होगा कि भारत और जापान ने एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है, या फिर श्रीलंका वाला केस याद है जब श्रीलंका वाज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग बैंकरप्ट। तो उस केस में भी भारत ने केम एज अ सेवियर और भारत ने श्रीलंका को बोला हम हैं ना आपके पास, हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर लो हमारे साथ, सो दैट आपके पास चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और आप अपने आप को थोड़ा सा बचा भी पाओगे। तो ये न्यूज में तो रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और न्यूज में रहने के चलते ये रेलिवेंट भी हो जाता है, स्टैटिक सेक्शन भी आता है। तो क्वेश्चन आता है कि ये बलाएं क्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं क्या, ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स होते कैसे हैं और इसका मतलब क्या है। तो ठीक है, समझते हैं फिर अपन करेंसी स्वैप एंड करेंसी एग्रीमेंट। इसको ना एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो ओके। जैसे मान लो कि कुछ कंपनीज है, जैसे एक अमेरिका में एक कंपनी है, एक भारत में एक कंपनी है। ठीक है, एक अमेरिका में कंपनी है जिसका नाम है एसी लेते, और एक भारत में कंपनी है जो आइस है। इंडिया में भी इस अमेरिकन कंपनी की एक सब्सिडियरी है, और अमेरिका में इस इंडियन कंपनी की एक सब्सिडियरी है, यानी कि उसका भी एक ब्रांच है। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है, जब अमेरिका में इस ए वाली कंपनी को लोन लेना होगा, इसे काफी कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, और सेम केस भारत में जो इंडियन कंपनी है उसको कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। बट चीजें बदल जाती हैं जब इंडियन कंपनी जो कि अमेरिका में काम कर रही है और इस इंडियन कंपनी की सब्सिडियरी है, जब इसे लोन चाहिए रहता है तो उसके लिए जो लोन होता है मान लो थोड़ा महंगा हो गया 11%, और सेम केस इंडिया में काम कर रही इस अमेरिकन कंपनी की सब्सिडियरी के लिए लागू होंगी, जहां पे इसको लोन मिलेगा 11% पे। अभी ये तो पिक्चर समझ में आ रहा है कि जो कंपनी है उन्हें किस रेट पे लोन मिल रहा है, किस रेट पे भारत में मिल रहा है, अमेरिका में मिल रहा है। लेकिन ये लोन चाहिए क्यों, इन्हें लोन चाहिए क्यों रहता है। जैसे मान लो कि एक अमेरिकन कंपनी जो अमेरिका में काम कर रही है उसको भारत में इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट का दो तरीका हो सकता है ना। एक, या तो आप वहां की लोकल करेंसी में आप लोन उठा लो, या फिर आप डायरेक्टली अपने देश से पैसा उठाओ क्योंकि वहां पे आपको सस्ता पड़ेगा, और आप उसके बाद उसी पैसे को अपनी सब्सिडियरी कंपनी में जो कि भारत में काम कर रही है वहां पे ट्रांसफर कर दो। लेकिन वहां पे क्या है, जब आप ट्रांसफर करोगे तो एक्सचेंज रेट का रिस्क आ सकता है। तो जनरली कंपनीज इस एक्सचेंज रेट के रिस्क को निग्लेक्ट करने के चक्कर में क्या करती हैं कि उस देश में जहां पे उनको इन्वेस्टमेंट करना है वहां की लोकल करेंसी में ही वहां पे लोन उठाती है, लेकिन वो लोन तो उनको महंगा पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू व्हाट द कंपनी ऑफ दैट कंट्री इज गेटिंग। तो उस केस में अब अगर आप देखो तो एक अमेरिकन कंपनी की भी रिक्वायरमेंट है भारत में इन्वेस्टमेंट करने की, इस इंडियन कंपनी की भी रिक्वायरमेंट है भारत अमेरिका में इन्वेस्ट करने की। अब दोनों का ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट तो सेम है। इस केस में दोनों कंट्री आपस में आती हैं और एग्रीमेंट साइन करती हैं, बोलती हैं एक काम कीजिए ना, आपको तो 8% में लोन मिल जा रहा है ना, तो आप 8% के बेसिस पे लोन उठा लीजिए और मुझे लोन दे दीजिएगा, और मैं भी भारत में आप अपने मतलब अपने जो लोन मिलते हैं मुझे 8% इंटरेस्ट रेट पे वो उठा के आपको आपकी सब्सिडियरी कंपनी को दे दूंगा। तो इससे क्या हुआ, दोनों को बेनिफिट हो गया, दोनों को 3% इंटरेस्ट रेट का फायदा हो गया, है ना। अब जिसके चक्कर में ये एक अच्छे एग्रीमेंट साबित हो जाता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बूस्ट अप हो जाती है। ये बात समझ में आ रहा है। तो करेंसी स्वैप अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट है जहां पे दो कंपनीज बेसिकली अपने लोन, उनको जितना लोन चाहिए जिस रेट पे चाहिए वो एक्सचेंज करती हैं दूसरों देशों के, मतलब उसी देश में कर लेती हैं, और जब वो टाइम खत्म हो जाता है, अब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ये एक टाइम पीरियड के लिए की जाती है, एक स्वैप पीरियड होता है। ठीक है, उसके बाद आप वापस में फिर अपनी चीजें कर लेते हो। मतलब मोटा मोटी बात यही था मैं जो समझाना चाह रहा था। ठीक, क्योंकि हमें बेटर इंटरेस्ट रेट लेना है। इसमें अगर टेक्निकलिटीज में जाओगे तो और भी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, प्री एग्रीमेंट साइन हुआ है, रेट भी पहले से तय हो चुका है, और उसके बाद चीजें यहाँ पे बेहतर होती है। कभी कभी ये जो एग्रीमेंट है वो दो देशों के बीच में होता है। जैसे आपको याद होगा जो मैंने अभी स्टार्टिंग के लेक्चर में लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया कि श्रीलंका के साथ कैसे चीजें हुई थी। तो मान लो व्हाट इफ भारत को अगर रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो कि 2018 में ये चीजें हुई कि भारत और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया
$75 बिलियन का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो इंडिया और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जहां पे उन्होंने बोला, भारत ने बोला कि एक काम कीजिए, मुझे डॉलर की रिक्वायरमेंट है। अब इंडिया को डॉलर की रिक्वायरमेंट क्यों है यार? क्यों रिक्वायरमेंट होगा इंडिया को डॉलर की? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। व्हाट इफ डॉलर का मार्केट में जो प्राइस वो बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते जो रुपी है वो कमजोर होती जा रही है। तो जब रुपी कमजोर हो रही है तो भारत के लिए अच्छा तो है नहीं, है ना? भारत को इंपोर्ट महंगा पड़ जाएगा। उस केस में भारत की जो सेंट्रल अथॉरिटी है यानी कि आरबीआई, वो क्या करेगी? वो जाएगी, मतलब वो इंटेंशन उसका क्या होगा कि डॉलर की सप्लाई को बढ़ाया जाए। अब डॉलर की सप्लाई को बढ़ाने के लिए उसे डॉलर चाहिए। तो एक तो तरीका है कि आप जापान से डॉलर ले लो। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। पहला तरीका, क्यों क्यों आरबीआई को डॉलर चाहिए? ताकि वो रुपी को डिफेंड कर सके, रुपी के डेटोरेशन को डिफेंड कर सके, पहला। दूसरा ये हो सकता है कि हमारे पास शायद डॉलर नहीं हो, और डॉलर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि आपको जो इन्वेस्टर्स है उनको पैसा देना है, जो मार्केट में ट्रांजेक्शन हो रहा है उनको पैसा देना है। क्योंकि आपको ही पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा जिस करेंसी में आपका ट्रांजैक्शन होता है वो होता है डॉलर के फॉर्म में। तो यू नीड डॉलर फॉर श्योर। तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव के साथ आरबीआई जाती है। जनरली ये जो एग्रीमेंट होता है सेंट्रल अथॉरिटीज के ही बीच में होता है, सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच में। तो आरबीआई को अभी डॉलर की रिक्वायरमेंट कितनी है? $75 बिलियन। हमने इसका रीजन बता दिया क्यों चाहिए। तो ये $75 बिलियन ये जापान से ले लेगा इंडिया, और जापान बोलेगा आप मुझे अपनी लोकल करेंसी दे दीजिएगा। मतलब अगर $75 बिलियन का वैल्यू, मार्केट वैल्यू अगर 2000 करोड़ आ रहा है, तो जापान बोलेगा मुझे आप 2000 करोड़ दे दीजिएगा। ये हो गया पहला चीज। अब इसका सेकंड स्टेप ये होता है कि ये कुछ समय तक के लिए होता है। आज आपको रिक्वायरमेंट है, आपने ले लिया, ठीक है। लेकिन 3 साल के बाद जब आपको लगता है कि डॉलर अब मेरे पास आ चुके हैं, मेरे पास इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल है, आप चाहते हो कि जापान को आपने जो $75 बिलियन लिया था वो रिपे करना चाहते हो, आप बोलोगे कि हम 3 साल के बाद हो गया, अब समय हो गया, आई वॉन्ट टू रिपे दिस, मुझे अब रिपेमेंट करना है, अब मुझे अपनी आप डोमेस्टिक करेंसी दे दीजिए, क्योंकि मेरी जो करेंसी है वो अब थोड़ी महंगी होने लगी है, तो मुझे अब उसको कंट्रोल करना है, तो आप मुझे वो करेंसी दे दीजिए। यानी कि आपने जो चीजें 3 साल पहले करी, अब आप उसको रिवर्स करना चाहते हो। आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी मांग रहे हो और बोल रहे हो कि आपने जो मुझे पैसा दिया था आप ले लो। अब ये जो रेट है, अब जो $75 बिलियन जो आपने रेज करा था वो उस टाइम मार्केट रेट के हिसाब से, अब जब एक्सचेंज रेट जो ट्रांजैक्शन होगा ना उसी रेट पे होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने $75 बिलियन देना है तो आपको 1500 रुपए मिल जाएंगे, 1500 करोड़ रुपए मिलेंगे या फिर 2500 करोड़ रुपए मिलेंगे। नहीं, जिस रेट पे आपने 3 साल पहले किया था उसी रेट पे आपको आज भी उसी रेट पे ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट पे ट्रांजैक्शन होता है, जिसके चलते क्या हुआ? पहली बात तो जब आपको डॉलर चाहिए था आपको डॉलर मिल गया, आपकी ये स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई, आपकी रिक्वायरमेंट जो चाहिए थी आपकी फुलफिल हो गई, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, आपको लोन मिल गया। तो ये बेनिफिट है ना उस कंट्री के लिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है इस चीज के लिए। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है जनरली रुपी को डिफेंड करने के लिए होता है, अपने इन्वेस्टर्स को पैसा देने के लिए होता है, डिमांड के जो राइजिंग प्राइसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है, और बहुत इंटरेस्टिंगली इसमें आपको रिस्क बहुत कम होता है। रीजन, क्योंकि आपने चीजें पहले से एडवांस में डिसाइड करके रखी है। आपकी फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट, सब चीजें में स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि बार बार आपको रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, कि चीजें फिक्स है ऑलरेडी, है ना। तो भारत ने रिसेंटली जापान के साथ किया था, श्रीलंका के साथ एग्रीमेंट साइन किया था जब उसने $400 मिलियन का ट्रांजैक्शन किया, और उसको बदले में यहाँ पे भारत ने पैसा दिया श्रीलंका को, और श्रीलंका से उसकी डोमेस्टिक रुपी ली थी भारत ने, और कुछ टाइम तक चला। फिर भारत ने सार्क कंट्रीज के साथ 2 बिलियन का वहां पे ट्रांजैक्शन किया, ठीक है। फिर वी हैव दिस फॉरेक्स स्वैप एग्रीमेंट। अब ये क्या होता है? अब बेसिकली क्या है कि जब आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट है, आरबीआई ने बोला हम बैंकों से डॉलर ले लेंगे। क्यों डॉलर की रिक्वायरमेंट है हमने ऑलरेडी बता दिया आपको, और आप आरबीआई बैंकों को रुपये दे देता है। जब ये बैंकों के साथ चीजें होती है इसे हम फॉरेक्स स्वैप एग्रीमेंट कहते हैं। सिंपल सी बात है, दो कंट्री के बीच में हुआ तो वो दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, अब ये मतलब ये इंटरेस्टिंग सी चीज थी, आई थॉट कि आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, और मैंने बता दिया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। सो दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।